हमारी आज की क्लास का विषय है प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। संविधान के अनुच्छेद 21A, 29(2) एवं 45 के अंदर शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ। तो यहाँ पर हमारे 3 शिक्षण बिंदु हैं। हम 3 चीज़ों के 3 टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा संबंधी अनुच्छेद एवं उपबंधों की जानकारी देना। दूसरा है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 से अवगत कराना। और तीसरा है बाल अधिकार क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति और इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधान। आज हम इन तीनों शिक्षण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। तो सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था। इसमें केंद्र का कोई उत्तरदायित्व नहीं था। 1976 में एक संशोधन हुआ, जिसकी वजह से शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये चीज़ याद रखने वाला पॉइंट है यहाँ पर कि 1976 से पूर्व सिर्फ राज्यों का उत्तरदायित्व था। उसके बाद 1976 में संशोधन हुआ और शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का उत्तरदायित्व लिया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तरों को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन एवं रखरखाव सम्मिलित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समवर्ती सूची और राज्य सूची में अंतर ये रहता है कि समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार का नीति एवं कानून बनाने का अधिकार होता है। तो जो समवर्ती सूची होती है उस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों उनके नियम कानून बना सकते हैं, जबकि जो राज्य सूची में डला हुआ है उसमें सिर्फ राज्य का ही उत्तरदायित्व होता है उस पर कानून बनाने का। तो ये अंतर है राज्य सूची और समवर्ती सूची में। तो 1976 में जो संशोधन हुआ उसमें क्या हुआ था कि उसको जो शिक्षा है उसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया। भारतीय संविधान में ऐसी अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उपबंध हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध है। तो ऐसे भारतीय संविधान में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उपबंध हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क के अनुसार अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो पहला क्या था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 था। उसमें कहा गया था कि संविधान लागू हो उससे लेकर 10 साल तक 6 से 14 वर्षों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा ये रखा गया था कि जो मौलिक कर्तव्य थे उनके अंदर अनुच्छेद 51 का के अनुसार अभिभावक और संरक्षक जो भी हैं वो 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको शिक्षा उनको मिल सके, ऐसे उनको अवसर उपलब्ध कराएं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। तो मुख्य बिंदु यही हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। 1976 में जो संशोधन हुआ उसमें जब शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिससे कि उन दोनों सरकारों का उत्तरदायित्व हो गया कि शिक्षा संबंधी जो भी व्यवस्था है बनाने का। और दूसरा आपका पॉइंट दे रखा है कि संविधान में अनेक उपबंध धाराएं हैं जिनमें शिक्षा से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संबंध है। ये उपबंध संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार आदि में संकलित हैं। तो ये आपके हो गए मुख्य बिंदु। आगे देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21 का देश तथा समाज के लिए उपयोगी, सुयोग्य एवं उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने में शिक्षा की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के प्रमुख स्तरों प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर में से प्रारंभिक शिक्षा समग्र शिक्षा व्यवस्था की आधारशिला है। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति
इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो संविधान संविधान का निर्माण हुआ था तो तभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में ये कहा गया था कि जब से संविधान लागू हो रहा है तब से 10 साल तक 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी। परंतु अब संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित हो गया है। जो 86वें संविधान संशोधन हुआ था उसमें अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का को जोड़कर बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बन गया है। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हो गया। इसीलिए इसको निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त 2009 को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। तो यही है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अनुच्छेद 29(2) में ऐसे समुदाय के अपनी रुचि की शिक्षा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी धार्मिक संप्रदाय के प्रबंध में। ये अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्वों को निर्धारित किया गया। इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। जो ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, इसके 7 अध्याय हैं और 38 खंड है। प्रत्येक अध्याय के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। तो अब हम एक एक करके सभी अध्याय का जो भी उसमें प्रावधान दिए गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अध्याय में दे रखा है प्रस्तावना रूप। यहाँ पर देखिए आप स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए। यहाँ स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूल बताए गए हैं। पहला सरकार द्वारा स्थापित नियमित स्कूल, जो सरकारी स्कूल होते हैं। अनुदान प्राप्त निजी स्कूल, विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। तो ये 4 प्रकार के स्कूल की बात की गई है। आगे अध्याय 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार, वही 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्थिति से कैसे भी है, उनको शिक्षा देना है। यही है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की उम्र के आयु के हर बच्चों को अपने पड़ोस के स्कूल को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। और भी पॉइंट इसमें बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में बच्चे किसी को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उसे ना तो विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा दी जाती रहेगी। आगे है, बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार है। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का प्रावधान नहीं है तो बच्चे का किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक को टीसी तुरंत निर्गत करनी होगी। इसमें देरी करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिस स्कूल में स्थानांतरण होना है वहां टीसी को देर से प्रस्तुत करने को
प्रवेश देने के लिए इनकार करने या देर से प्रवेश देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। तो ये अध्याय 2 में कहा गया है। अध्याय 3 केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व के बारे में इसमें बात की गई है। सबसे पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ परामर्श का खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। तीसरा है केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी, नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। तो इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व के बारे में बात की गई थी। 2 में बात की गई थी शिक्षा के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, और पहले में बात की गई थी आपकी स्कूल की कि कितने तरीके के स्कूल हो सकते हैं। और भी बात कही गई है यहाँ पे, जैसे कि राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के सभी प्रत्येक बच्चे को उनका प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होना सुनिश्चित करेगी। पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगी कि जिनमें कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव न हो। विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के आरंभिक देखरेख के साथ साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा, अर्ली चाइल्ड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बना सकती है। तो ये अध्याय 3 के बारे में हमने पढ़ा। आगे अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व की बात की गई है। तो कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा, ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है, और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 रुपये का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु और विवाह के पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे का प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले। किसी भी बच्चे को शारीरिक, मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा करने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि, स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक, कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य अभिभावक में से होंगे। वंचित और कमजोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के निम्न कार्य होंगे: स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना। ये प्रबंधन समिति जो गठित होती है सरकारी स्कूलों में, उसके कार्य हैं ये कि स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना, स्कूल के विकास की योजना बनाना और संस्तुति करना, सरकार तथा स्थानीय सरकार अथवा अन्य किसी से सहायता प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुश्रवण करना। स्कूल की विकास योजना बनाना और संस्तुति करना, सरकार तथा स्थानीय सरकार अथवा अन्य किसी से प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुश्रवण करना,
अन्य सुझाए गए कार्यों को करना स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई स्कूल विकास की योजना सरकार और स्थानीय सरकारों के अनुदान देने का आधार बनेगी। तो इसी तरीके से यहाँ पर फिर शिक्षक के दायित्व दे रखे हैं कि नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, उसे पूरा करना, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना, नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चे की नियमितता उपस्थिति, सीख और सीख में प्रगति के बारे में चर्चा करना। इसके अतिरिक्त बताए गए अन्य दायित्वों को निभाना। तो ये शिक्षक के दायित्व हो गए। प्रबंधन समिति के दायित्व तो हमने पढ़ लिए कि क्या क्या कार्य हैं प्रबंधन समिति के। तो ये अध्याय 4 में हमने स्कूल और शिक्षकों के दायित्व देखे। तो आगे देखिए, इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में होगा। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर से शिक्षकों को हटाया जाए। नियुक्त करने वाले अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियां स्वीकृति पदों से 10% से अधिक नहीं रहें। तो अब अध्याय 5 को हम देखेंगे। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना दे रखा है कि किस तरीके से पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसको कितने समय में कैसे पूरा करवाना है। तो प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि को तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों का ध्यान रखेंगे जैसे कि संविधान के तहत निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता, बच्चों का समग्रता में विकास, बच्चे के ज्ञान संभावित क्षमता और प्रतिभा का विकास, शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास, बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषणों और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना। जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में हो, बच्चे को भय, सदमा, चिंता मुक्त बनाना, उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना। तो ये अध्याय 5 था हमारा। बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता तथा व्यापक और निरंतर मूल्यांकन। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे की बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके के प्रारूप और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय राज्य बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। साथ ही निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच भी करेंगे। दूसरा पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामलों का निपटारा करेगा। तीसरा पॉइंट, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना है। तो ये सब कुछ अध्याय 6 बाल अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। अध्याय 7 अन्य प्रासंगिक बातें। इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार, उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है। इस अधिनियम अथवा इसके बाबत बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास के साथ किए गए कार्य पर कोई मुकदमा या वैधिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। तो इस तरीके से हमने जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके 7 अध्यायों का अध्ययन किया है। अब इसमें मुख्य बिंदु देखते हैं। तो मुख्य बिंदु 86वें संविधान संशोधन
2002 ने संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया। 4 अगस्त 2009 को इस अधिनियम के रूप में पारित हो गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार के दायित्वों का निर्धारण कर दिया है। बच्चों के दाखिला या प्रवेश के संबंध में स्कूल और शिक्षकों के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। सारांश, उपरोक्त विवरण से ज्ञात होता है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 9 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आगे की क्लास में हम बाल अधिकार क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति और इनसे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।